नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण को समझें उससे पहले हमको विसरण को समझना होगा। तो विसरण क्या होता है? विसरण की बात करें, एक उदाहरण लें हम। जैसे हमने यहाँ पर इत्र की शीशी को खुला छोड़ दिया, थोड़ी देर के बाद में वो क्या होगी, इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी। हुआ क्या वास्तव में कि यहाँ पर इत्र के अणुओं की सांद्रता क्या थी, ज़्यादा थी, वो कम सांद्रता वाले स्थान की ओर चले गए। तो डेफिनेशन क्या बनी कि पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर अभिगमन करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें, जैसे KMnO4 का रंग जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, बैंगनी रंग का होता है। उसकी एक बूंद को जैसे ही हमने पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद में थोड़ी देर में वो जो है पूरा का पूरा पानी क्या होगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा। अर्थात पदार्थ के जो कण थे वो अधिक सांद्रता वाले स्थान से कहाँ पर चले गए, कम सांद्रता वाले स्थान की ओर। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। अर्थात पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर अभिगमन करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब विसरण और परासरण में अंतर क्या है? विसरण और परासरण में ये अंतर है कि विसरण में कोई झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, जबकि परासरण में अर्ध पारगम झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड या फिनोल की बनी हुई होती है। तो परासरण क्या होता है? अब परासरण को समझे हम। तो देखिए, परासरण के लिए हमने क्या किया, ये एक पात्र है, इस पात्र में यहाँ पे हमने लगा दी सेमी परमीबेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम झिल्ली। ये है अर्ध पारगम झिल्ली, अर्ध पारगम झिल्ली। यहाँ पे दो सॉल्यूशन भरे हुए हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, जो अर्ध पारगम झिल्ली से पृथक हैं। इसमें क्या लिया हमने, 90% प्लस 10% का सॉल्यूशन है, और इसमें माना 80% प्लस 20% का सॉल्यूशन है। तो ये ज़्यादा मात्रा, ये कम मात्रा, ज़्यादा वाला क्या कहलाएगा? विलायक। ये विलायक है और ये क्या है? विलय। इन दोनों से मिलकर विलयन मन भर दिया हमने इसमें देखें तो इसमें 80% और इसमें 20%। तो ये विलायक ज़्यादा वाला और ये क्या कहलाएगा? विलय। अब इन दोनों में हमको क्या देखना है पहले कि एक ये विलयन है हमारे पास में और एक ये है। एक ये ए विलयन कहते हैं इसको, और ये क्या है? बी विलयन। ए और बी विलयन हैं। इन ए और बी विलयन में देखें हम कि कौन सा अधिक सांद्र विलयन है, कौन सा अधिक सांद्र विलयन है। सांद्र का मतलब एक तरह से गाढ़ा कहते हैं, जिसमें विलय की मात्रा ज़्यादा हो वो अधिक सांद्र विलयन कहलाएगा। तो इन दोनों में से हमको देखें, इनमें दोनों में से हमने जो विलय है, इसमें सांद्रता का मान क्या है? विलय की ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा है, इसलिए ये अधिक सांद्र विलयन कहलाएगा। अधिक सांद्र विलयन लिख दिया हमने। ये कैसा है? अधिक सांद्र विलयन। ये कैसा है? अधिक सांद्र विलयन। और इसको देखें हम, ये वाला जो विलयन है वो क्या कहलाएगा? कम सांद्र विलयन। ये कम सांद्र विलयन है और ये क्या है? अधिक सांद्र विलयन। अब हमको देखना है कि जो विलयन है वो किधर से किधर की तरफ जाएगा। तो आप देखिए खुद
कि एक शहद है और एक पानी है, आपने दोनों को फर्श पे छोड़ दिया तो तेज़ी से कौन बहेगा? पानी। पानी पहले बहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? पानी तो क्या है? कम सांद्र है और शहद क्या है? अधिक सांद्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ के जो कण थे वो कम सांद्र से किधर की ओर गए? अधिक सांद्र विलयन की ओर। कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर। तो कम सांद्र विलयन इधर है और अधिक सांद्र इधर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कण हैं वो किधर से किधर की ओर जाएंगे? ए से बी की ओर। कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर। तो अब इसको ही हमको डेफिनेशन में बोलना है। तो डेफिनेशन जो है परासरण की दो आधार पर है, एक तो विलायक के संदर्भ में दे सकते हैं और एक विलयन के संदर्भ में। दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम होगा। तो कैसे? देखिए, पहले हम कह रहे हैं विलायक के संदर्भ में परासरण की परिभाषा। तो विलायक के संदर्भ में देखिए, अब इन दोनों में देखें तो विलायक की मात्रा किधर ज़्यादा है? इधर। और इधर से इधर जा ही रहे हैं, दोनों तरफ इधर से इधर ही जा रहे हैं, तो विलायक तो इधर ज़्यादा है, विलायक इधर क्या है? कम। तो हमने कहा कि विलायक के अणुओं का जाएंगे कब? कौन जाएंगे? इधर दोनों तरफ ही, दोनों डेफिनेशन में कौन जाते हैं? विलायक के अणु। तो विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर अर्ध पारगम झिल्ली से होकर गमन करना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। क्या कह रहे हैं हम? कि विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर अर्ध पारगम झिल्ली से होकर गमन करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम स्थान वाले स्थान की ओर अर्ध पारगम झिल्ली से होकर क्या गमन करना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब विलयन के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन देखो इसकी। विलयन के रेस्पेक्ट में कैसे देखेंगे? कि विलयन में देखो कम सांद्र विलयन है और कम सांद्र विलयन से जो विलायक के अणु हैं वो किधर की ओर जा रहे हैं? अधिक सांद्र विलयन की ओर। तो हमने डेफिनेशन में कहा कि विलायक के अणुओं का जाएंगे वही विलायक के अणु दोनों में ही। तो विलायक के अणुओं का कम सांद्र विलयन से, विलायक के अणुओं का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम झिल्ली से होकर गमन करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। विलायक के अणुओं का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम झिल्ली से होकर गमन करना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ये हमने परासरण की डेफिनेशन दी। दो रेस्पेक्ट में दे सकते हैं अपन, एक तो किसके? सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में और एक सॉल्यूशन, विलायक के संदर्भ में और एक विलयन के संदर्भ में परासरण की डेफिनेशन। इसके बाद में देखें हम परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण दाब के लिए देखें अपन, परासरण दाब पाई से रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर। परासरण दाब क्या होता है? सिंपल वे में कहें, वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे वो क्या कहलाएगा? परासरण दाब। वह दाब जो क्या रोक दे? परासरण की क्रिया को। अब कब रोकेगा परासरण की क्रिया को? कि यहां से हम वह अतिरिक्त दाब लगाएं। यहां पे हमने लगाया पाई, ये क्या है? परासरण दाब को रिप्रेजेंट करेगा। एक दाब लगाया है, वह दाब जिसे लगाने पर विलायक के अणुओं का कम सांद्र विलयन से
अधिक सांद्र विलयन की ओर परासरण रुक जाता है। यानी ये परासरण की क्रिया नहीं हो, ये जो है कण यहाँ पर ही रुक गए अर्धपारगम झिल्ली पर, हमने परासरण को रोक दिया यहाँ पे, तो परासरण रुकेगा कब? तब जब हम यहाँ से क्या लगाएंगे, एक दाब लगाएंगे, और जो दाब लग रहा है उसका नाम क्या रख दिया हमने? परासरण दाब। क्यों रख दिया? क्योंकि ये क्या कर रहा है? परासरण की क्रिया को रोक रहा है। तो वह दाब जिसे लगाने पर विलायक के अणुओं का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर गमन रुक जाता है, वो क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। समझ में आ गया क्या? अब बात करते हैं व्युत्क्रम परासरण की। किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी क्या है? ये आरओ जो प्लांट होता है वो इसी क्रिया पर आधारित है। पानी पीने के पानी को जो शुद्ध किया जाता है, आरओ कहते हो आप, आरओ पानी। वो आरओ का पानी क्यों कहते हो? क्योंकि वो पानी जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस करके बनाया गया है, व्युत्क्रम परासरण करके शुद्ध बनाया गया है। कैसे बनाते हैं देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखें हम, तो हमने क्या किया, जब परासरण दाब लगाया तो यहाँ पे इस परासरण की क्रिया को रोक दिया। अब उल्टा परासरण के दाब के व्युत्क्रम परासरण है, उल्टी कर रहे हैं। परासरण जैसे होता है उसके विपरीत क्या चले जाएं अणु, तो उसको बोलेंगे हम व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जब परासरण की क्रिया को रोका तो केवल परासरण दाब लगाया, अब हमने क्या किया, यहाँ पाई से अधिक दाब लगा दिया। हमने क्या किया, यहाँ पर पाई से अधिक दाब, परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया। तो क्या होगा, अब विलायक के अणु इधर से इधर नहीं, इधर से इधर जाएंगे, ऐसे जाना चालू हो जाएंगे, उल्टे चल दिए। तो हमने क्या कहा डेफिनेशन में, वह अतिरिक्त दाब, परासरण दाब से अधिक दाब लगा रहे हैं, तो वह अतिरिक्त दाब जिसे लगाने पर, वह अतिरिक्त दाब जिसे लगाने पर विलायक के अणु अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम झिल्ली से होकर जाने लगते हैं या गमन करने लगते हैं, तो क्या कहलाएगा? वो व्युत्क्रम परासरण या परासरण दाब कहलाता है। हम क्या कह रहे हैं कि परासरण दाब से अधिक वह दाब जिसे लगाने पर विलायक के अणु अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम झिल्ली से होकर गमन करने लगते हैं, क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। और इस क्रिया का उपयोग समुद्री जल से लवणों को हटाकर जल को पीने योग्य बनाने में किया जाता है। हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि समुद्री जल से लवणों को हटाने के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है, तो वो होती है व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। घर में जो आरओ प्लांट लगे हुए हैं या बड़े बड़े आरओ प्लांट जो लगे हुए हैं, पीने के पानी को जो शुद्ध करते हैं, वो इस क्रिया पर ही आधारित हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस नाम आरओ इसलिए ही पड़ा है, उसका नाम रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या करता है, पीने के पानी को क्या बनाता है, वो जो अशुद्ध पानी है उसको क्या बनाएगा, पीने योग्य।
समुद्री जल से लवणों को भी हटा देता है। ये समुद्री जल से लवणों को हटाकर जल को पीने योग्य बनाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस व्युत्क्रम परासरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा क्या, इसमें सबसे पहले विसरण की डेफिनेशन देखी, उसके बाद परासरण की, और फिर परासरण दाब, और उसके बाद में देखा है हमने रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके बाद में जो अब हम देखते हैं परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो परासरण दाब के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं समपरासारी विलयन, और दूसरे अति परासारी विलयन, और तीसरे अल्प परासारी विलयन। समपरासारी विलयन का मतलब क्या है, नाम से स्पष्ट हो रहा है परासरण दाब क्या हो, समान। तो ऐसे 2 विलयन जिनके आपस में परासरण दाब समान हो समपरासारी विलयन कहलाते हैं। और जो समपरासारी विलयन होते हैं उनकी मोलर सांद्रताएं भी क्या होती हैं, समान होती हैं। समपरासारी विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती हैं, अर्थात C1 बराबर C2 कह दें, C1 बराबर C2, दोनों विलयनों की जो सांद्रताएं हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी। या हम ऐसे कह दें N1 अपॉन B1 बराबर N2 अपॉन B2, चूँकि हम जानते हैं सांद्रता C बराबर तो N अपॉन B होता है। सांद्रता क्या होती है, इकाई आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो हमने लिख दिया C बराबर N अपॉन B, तो C की जगह हमने N अपॉन B लिख दिया। एक की 1 है, एक की 2 है, तो ये N1 अपॉन B1 बराबर N2 अपॉन B2 लिख दिया। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं मोलों की संख्या तो भार बटे क्या होती है, अणुभार। मोलों की संख्या बराबर क्या पढ़ा है हमने, भार बटे अणुभार। तो भार बटे अणुभार, ये वाली कंडीशन, इसमें n का मान रख दिया हमने, तो ये क्या बन गया, W1 अपॉन M1 B1 बराबर W2 अपॉन M2 B2। ये वाला जो फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट होता है। इससे क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल इससे इम्पोर्टेंट होगा, जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। इसके बाद देखिए अति परासारी विलयन। अति नाम से स्पष्ट हो गया, 2 भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन होंगे, जिसमें से एक का परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा, और एक का क्या होगा, कम। जिसका अधिक है उसको क्या बोलेंगे हम, अति परासारी विलयन। तो 2 भिन्न भिन्न मोलर सांद्रताओं के विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब क्या हो, अधिक हो, क्या कहलाता है, अति परासारी विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए आप कि RBC या कोशिका है, उसको हम अति परासारी विलयन में रख दें तो क्या होगा, बाहर का परासरण दाब जब जाता है तो वो बाह्य परासरण के कारण, बाहर से जो प्रेशर लगेगा उसके कारण वो कोशिका क्या होगी, पिचक जाएगी। तो बाह्य परासरण के कारण कोशिका क्या होती है, पिचक जाती है। जब RBC या कोशिका को अति परासारी विलयन में रखा जाता है तो वह बाह्य परासरण के कारण क्या होती है, पिचक जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्यों पिचक जाती है, तो कौन सी क्रिया होती है, बाह्य परासरण की। ऐसे ही देखो नमक या चीनी का घोल है, वो सांद्र घोल ले लिया हमने, उसमें RBC या कोशिका को जैसे ही रखा या किशमिश डाल दी हमने नमक के घोल में, तो वो क्या होंगी, पिचक जाएंगी। क्यों पिचक जाती हैं, क्योंकि नमक का जो घोल है वो अधिक सांद्र है, उसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, अधिक परासरण दाब है, बाहर से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, और वो जो किशमिश है वो क्या होगी, पिचक जाएगी। बाह्य परासरण की क्रिया हो गई, बाहर के परासरण के कारण क्या होगी, वो पिचक जाएगी। ऐसे ही हम बात करें अल्प परासारी विलयन की। अल्प परासारी विलयन क्या होते हैं, अल्प माने कम, नाम से स्पष्ट हो गया, 2 भिन्न भिन्न मोलर सांद्रताओं के विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब क्या हो, कम हो। तो 2 भिन्न भिन्न मोलर सांद्रताओं के विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब क्या हो, कम हो, क्या कहलाएंगे, अल्प परासारी विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम
तो यदि आरबीसी या कोशिका को हम अल्प परासारी यानी पानी में जैसे ही रख दिया तो वो फूल जाएगी, और फूल जाएगी इसका मतलब उसमें क्या हो गया, अंदर पानी भर गया। अंदर पानी भर गया तो कौन सी क्रिया हो गई, अंतः परासरण की। तो ये अंतः परासरण के कारण क्या होती है, फूल जाती है। आप देखते भी हो एग्जाम्पल, जैसे ही आप किशमिश जो होती हैं उनको क्या है आप पानी में डालते हो भिगोने के लिए, तो वो क्या होता है कुछ समय के बाद वो फूल जाती हैं। क्यों फूल जाती हैं क्योंकि उनमें कौन सी क्रिया हो गई है, अंतः परासरण। अंतः परासरण के कारण वो क्या होती हैं, फूल जाती हैं। ठीक है, धन्यवाद।